नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की जो प्रथम पुस्तक है भारतीय समाज, उसका जो पंचम अध्याय है, पांचवा अध्याय है, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज हम सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, इस अध्याय के अंतर्गत हम सामाजिक विषमता क्या है, सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, पूर्वाग्रह क्या होते हैं, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अगर आपको ये हमारा जो क्लासेज हैं वो पसंद आ रही हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इस क्लास को पूरी देखने के बाद में आपको ये जो नोट्स हैं वो पीडीएफ में भी उपलब्ध हो जाएंगे। वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से इसके लिंक से ये पीडीएफ की जो फाइल है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। देखिए विद्यार्थियों, हम हमारे आसपास बहुत सामान्य तरीके से ये देखते हैं कि हमारे घर में जो घरेलू नौकर है, ढाबों पे काम करते हुए बच्चे हैं, या फिर आसपास के जो ईंट के भट्टे हैं उन पर काम करते हुए लोग हैं, कूड़ा उठाते हुए बच्चे हैं, सफाई करने वाले हैं, बच्चों का जो बोझा ढोते हुए ही बच्चे हम देखने को मिलते हैं। या कह सकते हैं जैसे घरेलू नौकर के रूप में बच्चों का उपयोग करना, या फिर महिलाओं के साथ भेदभाव होते हुए देखना, या जो विकलांग या जिनको हम असक्षम लोग कहते हैं या दिव्यांग कहते हैं, उनके साथ भी आप अनेक प्रकार का जो भेदभाव है उसको होते हुए देखते हैं। और आप अपने सामान्य जीवन में ये एक तरीके से इसको टेकन ग्रांटेड भी ले लेते हैं कि नहीं ठीक है, ऐसा ही होता है या ऐसा ही चलता है। हम देखते हैं कि ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे समाज का एक हिस्सा है, इसलिए हमें ये कुछ अलग नहीं लगता या हमें कुछ ये गलत नहीं लगता, और हम इसको हमारे जीवन की जो वास्तविकता है या जीवन की सच्चाई है उसके रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हम इसे हमारे समाज का एक हिस्सा मान लेते हैं। जब किसी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है या किसी का बहिष्कार किया जा रहा है तो उसको हम एक तरीके से हमारे समाज का एक अंग मान लेते हैं, या कह सकते हैं एक तरीके से सामाजिक व्यवस्था का एक भाग उसको मान लेते हैं। हमें वो कुछ भी अलग या गलत नहीं दिखाई देता, या हमें उसमें कुछ ऐसा भिन्न प्रतीत नहीं होता। हमें ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, या फिर वो न्याय संगत नहीं है, या फिर वो सही नहीं है। हमें लगता है कि ये जो लोग गरीब हैं या जिनके साथ असमानता बढ़ती जा रही है, या जो लोग कूड़ा उठा रहे हैं, या जो बच्चे सफाई का काम कर रहे हैं, या जो घरेलू नौकर हैं, या जो मजदूर लोग हैं, ये सब इसलिए वंचित हैं क्योंकि इनमें योग्यता नहीं है, या फिर इन्होंने अपने जीवन में पर्याप्त मेहनत नहीं की है। हम मानते हैं कि ये परिणाम है इनकी मेहनत का, कि ये मेहनत नहीं करते हैं, या फिर इनमें वो योग्यता नहीं है कि ये अच्छा जीवन जी सके। हमारा मानना यह होता है। जबकि हम समाज में देखते हैं कि जो सबसे निम्न स्तर पे है वही सबसे ज़्यादा परिश्रमी है। जबकि हम इसका विपरीत देखते हैं कि हमारे समाज में जो भी सबसे निम्न स्तर पे व्यक्ति है, जो गरीब है, मजदूर है, वही सबसे अधिक मेहनत कर रहा है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि मेहनत करना या केवल परिश्रम करना ही अपने आप को एक तरीके से अच्छी जीवन शैली देना या अपने आप को उच्च मानना नहीं है। या केवल परिश्रम से ही ऐसा नहीं है कि आपके साथ असमानता का व्यवहार किया जाए, या कह सकते हैं कि केवल परिश्रम के माध्यम से ही आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं समाज में। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर जो मजदूर वर्ग है वो समाज में सदैव उच्च स्थान पे ही होता, क्योंकि सबसे अधिक तो परिश्रम वही कर रहा है। इसीलिए एक दक्षिण अमेरिकी कहावत भी है, यदि परिश्रम इतनी अच्छी चीज़ होती तो अमीर लोग हमेशा उसे अपने लिए बचा के रखते। लेकिन हम देखते हैं कि अमीर वर्ग है वो कभी भी परिश्रम का कार्य नहीं करता है, लेकिन समाज का जो निचला तबका है, समाज का जो गरीब तबका है, जो मजदूर वर्ग है, वही सदैव परिश्रम भरे हुए कार्य करता है। जैसे पत्थर तोड़ना,
खुदाई करना, खनन के कार्यों में, भारी वजन उठाना, रिक्शा चलाना, ठेला चलाना, ये सब लोग गरीब ही ये सब कार्य करते हैं। हमने नहीं देखा कि अमीर वर्ग के लोग या अमीर लोग ऐसा कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या कि केवल परिश्रम ही वह कारक नहीं है जो आपको समाज में उच्च स्थान प्राप्त करवाता है या आपको उच्च स्थान दिलाता है। इसके अलावा भी या समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, समाज में ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो आपके साथ समाज में असमानता प्रकट करते हैं या फिर आपके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए, हमने देखा है कि फिल्मों के अंदर या मूवीज़ में हमने देखा है कि एक गरीब जो हीरो है वो क्या करता है, काफ़ी मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है और बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत अमीर बन जाता है। तो ये सब 3 घंटे की जो मूवी है उसमें तो ये सक्षम है, लेकिन जब हम समाज में हमारे इर्द गिर्द देखते हैं, हमारे आसपास अब जब हम लोगों को देखते हैं, तब हमें पता लगेगा कि एक व्यक्ति है जिसमें योग्यता भी है, जिसमें ज्ञान भी है, जिसके अंदर परिश्रम करने का जज्बा भी है, जो परिश्रम भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अपना पूरा जीवन गरीबी में, तंगहाली में या असमानता में जीता है। फिर भी वो कभी अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर भी वो अपने अपने परिवार के लिए जो अच्छे जीवन अवसर हैं या जो सुविधाएं हैं वो नहीं जुटा पाता। क्या कारण है? अगर ऐसा होता कि परिश्रम के आधार पे ही अगर समाज में उच्च या निम्न हुआ जाता, तो फिर वह व्यक्ति है वो क्यों अपना पूरा जीवन गरीबी में या तंगहाली में या फिर निम्न स्तर के जीवन को जी के समाप्त कर लेता है या उसका जीवन खत्म हो जाता है? ऐसा क्या है? अगर कठोर परिश्रम व व्यक्तिगत योग्यता महत्वपूर्ण है, यदि देखिए मान लिया कि कठिन परिश्रम और व्यक्तिगत योग्यता जरूरी है, व्यक्ति में ज्ञान भी होना चाहिए, व्यक्ति में समझ भी होनी चाहिए, उसको कठोर परिश्रम भी होना चाहिए, उसको परिश्रम करना चाहिए, अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए, उसको अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कठोर परिश्रम और व्यक्तिगत योग्यता महत्वपूर्ण है यदि बाकी सभी चीजें समान हों, तब व्यक्तिगत प्रयास, योग्यता व भाग्य की व्यक्तियों के बीच के अंतर के लिए उत्तरदायी है। मतलब जब बाकी सभी चीजें समान हैं, तब तो व्यक्ति की जो योग्यता है, उसके जो प्रयास हैं या भाग्य ही व्यक्तियों के बीच के जो लोगों के बीच का जो अंतर है उसके लिए उत्तरदायी है। मतलब पहला कारक हो सकता है वो, अगर सभी चीजें समान हो, परंतु सभी चीजें समान नहीं हो। अगर सभी चीजें समान हैं तब तो क्या है भाई, ठीक है, व्यक्ति का भाग्य है, उसकी योग्यता है, उसका प्रयास है कि वो समाज में उच्च स्थान पे चला गया या वो समाज में निम्न स्थान पे है, या वो गरीब है या फिर वो अमीर है। लेकिन अगर सभी समान चीजें हैं, तो अगर उसके साथ उसको भी समान शिक्षा प्राप्त हो रही है, अगर उसके लिए भी जीवन की सामाजिक सुविधाएं सारी समान हैं, अगर उसके भी लिए भी जीवन के जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं वो भी सबको बराबर हो रहे हैं, तब तो आप कह सकते हो कि व्यक्ति का परिश्रम और योग्यता महत्वपूर्ण कारक है कि भाई वो गरीब है या अमीर है। लेकिन समाज में ऐसा नहीं होता है, सभी चीज़ें समान नहीं होती हैं। समाज में कुछ लोगों को जीवन अवसर को बढ़ाने के लिए सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जबकि कुछ लोग उनसे वंचित होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें समाज में कभी भी मूलभूत सुविधाओं, मतलब कह सकते हैं कि मूलभूत सुविधाएं भी उनको प्राप्त नहीं हो पाती है। तो एक अच्छी शिक्षा, अच्छा जीवन, या कह सकते हैं कि जीवन के जो अच्छे अवसर हैं वो तो प्राप्त होने का सवाल ही नहीं है। तो जब सभी चीज़ें समान नहीं होती हैं, जब कुछ लोगों को सुविधाएं प्राप्त होती हैं तथा कुछ लोग उनसे वंचित होते हैं, जब कह सकते हैं एक तरीके से कार्ल मार्क्स वाली जो बात है कि उत्पादन की प्रणालियों पे कुछ लोगों का अधिकार होता है तथा कुछ लोग उससे वंचित होते हैं। तो अगर ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो इसे ही हम सामाजिक असमानता या बहिष्कार कह सकते हैं। यही समाज में सामाजिक असमानता को व्यक्त करती हैं कि जब समाज में सभी चीज़ें समान नहीं हैं और उसकी वजह से क्या है, कुछ लोग हैं वो समाज में निम्न स्थान पे हैं और कुछ लोग वो समाज में उच्च स्थान पे। या कह सकते हैं कि कुछ लोगों का समूह 1 या 2% लोग हैं या अधिकतर 5% लोग मान सकते हैं जो कि समाज की सभी चीज़ों का, मतलब 99% चीज़ों का, कि 5% लोग हैं वो
समाज की 99% सुविधाओं को उपभोग कर रहे हैं, और जो समाज का 95% तबका है, जो 95% लोग हैं, वो केवल 1% की सुविधाओं या 1% के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। यही क्या है? सामाजिक असमानता है। यही सामाजिक असमानता या बहिष्कार का एक स्वरूप है। इसी को ये व्यक्त करते हैं। अब देखिए, सामाजिक विषमता या बहिष्कार सामाजिक क्यों है? भाई मूलतः हम तो ये मान रहे हैं कि किसी व्यक्ति से संबंधित है ये तो, कि कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति समाज में उच्च स्थान पे है, कोई व्यक्ति समाज के निम्न स्थान पे है। तो ये फिर ये सामाजिक क्यों है? ये तो व्यक्तिगत असमानता होनी चाहिए, ये तो व्यक्तिगत भिन्नता होनी चाहिए। नहीं, लेकिन इसे हम सामाजिक विषमता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है। ये क्या है? समूह से संबंधित है। ये किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होके संपूर्ण समूह से संबंधित। एक पूरा पूरा तबका, जैसे पूरी की पूरी एक जाति, जो जाति जो स्तरीकरण है उसमें जो निम्न जातियां हैं वो मान लीजिए पूरी, या फिर पूरा महिलाओं का वर्ग मान लीजिए, या फिर ऐसा तबका जो सुविधाओं से वंचित है, गरीब वर्ग है। मतलब पूरा का पूरा एक समूह है। केवल ये एक अकेले व्यक्ति से संबंधित अवधारणा नहीं है सामाजिक असमानता। ये बहुत सारे लोगों से, समाज के एक बहुत बड़े समुदाय, एक वर्ग से संबंधित अवधारणा है। इसीलिए इसको सामाजिक विषमता कहा जाता है, ना कि व्यक्तिगत विषमता या व्यक्तिगत असमानता। दूसरी बात है क्योंकि ये सामाजिक है, आर्थिक नहीं है। मतलब ये समाज में केवल पैसे के आधार पे या केवल अर्थ के आधार पे ही नहीं है। मतलब इसका आधार केवल, इसका कारण ये नहीं है कि किसी के पास पैसा अधिक है, किसी के पास पैसा कम है, इसलिए समाज में उसको उच्च अधिकार या सुविधाएं प्राप्त हैं तथा किसी को निम्न अधिकार और सुविधाएं प्राप्त है। केवल ये इसी आधार पे नहीं है, उसके अलावा भी है कि समाज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये समाज में सामाजिक आधार पे भी जुड़ी हुई हैं, जैसे जाति है या जो जनजातियां हैं, ये जो महिलाओं का वर्ग है, वो उसके पीछे कोई आर्थिक आधार नहीं है, उसके पीछे सामाजिक आधार ही है, उसके पीछे समाज ही है, समाज की व्यवस्थाएं ही है। तीसरी बात है कि ये व्यवस्थित व संरचनात्मक है, इसका एक निश्चित स्वरूप है। मतलब सामाजिक विषमता है, सामाजिक असमानता है, उसका समाज में व्यवस्थित एक स्वरूप है, वो संरचनात्मक है। हमारी समाज की व्यवस्था में, हमारे समाज के ढांचे में वो शामिल है। जाति व्यवस्था इसका एक प्रमुख उदाहरण है कि परंपरागत रूप से, या हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में लगातार अनेकों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये जाति व्यवस्था चली आ रही है, जो हमारे समाज का एक हिस्सा है, जिसे हम सब ने स्वीकार किया है, जिसका एक व्यवस्थित रूप है, जिसकी एक व्यवस्थित संरचना है, जिसके अंतर्गत उच्च जातियां हैं, फिर मध्यम जातियां, फिर निम्न जातियां हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे जातियों का हमने उसमें सामाजिक स्थिरीकरण कर रखा है और समाज को हमने इस आधार पे बांट रखा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इसीलिए हम इस असमानता को पूरे समाज के साथ जोड़ के देख रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ जोड़ के नहीं देख रहे, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति से जुड़ी हुई अवधारणा नहीं है, ये पूरे समाज से जुड़ी हुई अवधारणा है। समाज में इसका एक निश्चित स्वरूप है और ये आर्थिक न होके सामाजिक भी है। चलिए अब हम बात करते हैं सामाजिक विषमता की, कि समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन बहुत अधिक होते हैं तथा कुछ लोगों के पास वो बहुत कम होते हैं। मतलब समाज में कुछ लोगों के पास उत्पादन की प्रणालियों पर अधिकार है, उनके पास सुविधाएं हैं, उनके पास संपत्तियां हैं, उनके पास अच्छा स्वास्थ्य है, उनके पास अच्छे स्वास्थ्य के संसाधन हैं, उनके पास शिक्षा के अच्छे अवसर हैं, जबकि कुछ लोग हैं वो इनसे वंचित हैं। यही क्या है? यही सामाजिक विषमता है, यही समाज की विषमता है, यही समाज में असमानता है कि समाज ने कुछ लोगों को तो खूब सारा धन दे रखा है, संपत्ति दे रखी है, अच्छी शिक्षा के अवसर उनको प्राप्त हैं, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं उनको प्राप्त हैं, उनके पास शक्ति है, समाज को वो चला रहे हैं, उत्पादन की प्रणालियों पर उनका अधिकार है, जबकि कुछ लोग उनसे वंचित हैं। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी कि दुनिया के 5 या 10% लोग हैं जो कि दुनिया की 90% या कह सकते हैं कि 99% संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं, जबकि जो बचे हुए जो 99% लोग हैं
वो क्या कर रहे हैं, उसे 1% की संपत्ति का ही उपभोग कर रहे हैं। मतलब समाज में बहुत बड़ी असमानता है कि केवल कुछ लोग ही समाज की अधिकांश सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, समाज के अधिकांश संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, और जो बहुत बड़ी मात्रा में जो जनसंख्या है वो उन सुविधाओं से महरूम है, उनके पास वो सुविधाएं नहीं है, वो उनका उपभोग नहीं कर पा रही है। यही क्या है, यही सामाजिक विषमता है। अब देखिए, ये जो संसाधन है ये 3 रूप में हो सकते हैं। जो हमारे संसाधन उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, आर्थिक पूंजी के रूप में, सांस्कृतिक पूंजी के रूप में और सामाजिक पूंजी के रूप में। देखिए, आर्थिक पूंजी भौतिक संपत्ति व आय के रूप में, कि किसी व्यक्ति के पास संपत्ति अधिक है, धन अधिक है, जमीन अधिक है, खेत अधिक है, उसकी आय अधिक है, वो पैसे अधिक कमा रहा है। फिर सांस्कृतिक पूंजी, किसी को अच्छी शैक्षणिक योग्यताएं या शैक्षणिक अवसर प्राप्त हैं, उसको समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त है, वो अच्छा पढ़ा लिखा है, उसके पास अधिक पढ़ाई लिखाई के अवसर प्राप्त हैं उसे। तीसरी है सामाजिक पूंजी, मतलब कि समाज में उसके संपर्क अधिक अच्छे हैं, समाज में जो प्रतिष्ठा प्राप्त लोग हैं ऐसा उसका समूह है या उसके संपर्क अधिक हैं। समाज में जिन लोगों के पास अधिक संसाधन है ऐसे लोगों से उसका संपर्क है, ऐसे लोगों के साथ वो उठता बैठता है, ऐसे लोगों के साथ उसके सामाजिक संपर्क हैं, वो ऐसे समूह से बिलोंग करता है। मतलब ये 3 चीज़ें, संसाधन 3 रूप में हो सकते हैं। आर्थिक पूंजी है, उसके पास पैसा अधिक है। सांस्कृतिक पूंजी मतलब उसके पास शिक्षण की सुविधाएं अधिक हैं, उसकी अधिक प्रतिष्ठा है समाज में, वो अच्छा पढ़ा लिखा है। तीसरी है सामाजिक संपर्क और उसका सामाजिक समूह, कि वो कैसे समूह से बिलोंग करता है। जैसे को टाटा बिरला का परिवार है तो अंबानी का परिवार है, उससे जिसके संबंध हैं या उससे जिसके संपर्क है, या किसी बड़े अधिकारी वर्ग से उसके संपर्क हैं, बड़े राजनेताओं से उसके संपर्क है। तो ऐसे जो लोग हैं वो भी एक तरीके से किसको व्यक्त करते हैं, ऐसे लोग भी संसाधनों को ही व्यक्त करते हैं। उसका जो लाभ है वो उन लोगों को प्राप्त होता है। अब देखिए, ये जो संसाधन है ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका एक दूसरे को फायदा मिलता है। अगर कोई अच्छा पैसे वाला है तो वो क्या करता है, अपने उस आर्थिक पूंजी से अपने आप को सांस्कृतिक पूंजी प्राप्त करवा सकता है। अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अच्छी आय प्राप्त भी कर सकता है, मतलब सांस्कृतिक पूंजी से आर्थिक पूंजी प्राप्त कर सकता है। अच्छी जिसकी आय है, जिसके पास अधिक संपत्ति है, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, वो बड़ा इंजीनियर बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, वो अपना बड़ा व्यवसाय कर सकता है, समाज में उसकी उच्च प्रतिष्ठा हो सकती है। साथ ही साथ सामाजिक पूंजी, अगर उसके संपर्क अच्छे हैं तो वो अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता है। अगर उसका जो समूह है वो बढ़िया लोगों से या उच्च लोगों के साथ है तो उन संपर्कों का वो फ़ायदा उठा के अपने काम को निकला सकता है, अपना अच्छा व्यापार को बढ़ा सकता है, अपनी नौकरी में तरक्की प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य क्या, कि जो संसाधन है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक संसाधन अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप दूसरे संसाधन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो संसाधन है उनको जो 3 भागों में बांटा है हमने यहाँ, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में जो हमने यहाँ इनको बांटा था, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कि एक समाजशास्त्री हुए हैं पियर बोर्ड्यू या पीटर बोर्ड्यू भी इनको बोल देते हैं, या इनका कहीं कहीं नाम पियर बुद्धिदिए भी आता है, जो कि फ्रांस के बहुत बड़े समाजशास्त्री और मानवशास्त्री थे। इन्होंने जो सांस्कृतिक संरचनावाद का अपना सिद्धांत दिया था, सांस्कृतिक संरचनावाद के अंतर्गत उन्होंने वर्ग के विश्लेषण के लिए, मतलब वर्ग को बांटने के लिए उन्होंने 4 रूप बताए थे संपत्ति के, कि संपत्ति आर्थिक रूप में हो सकती है, संपत्ति सामाजिक रूप में हो सकती है, संपत्ति सांस्कृतिक रूप में हो सकती है, और संपत्ति प्रतीकात्मक रूप में हो सकती है। ये किसने बताया था, पीटर बोर्ड्यू ने बताया था, या पियर बोर्ड्यू ने बताया था। तो यहाँ जो हम ऊपर चर्चा कर रहे हैं संपत्ति की, आर्थिक की, सामाजिक की और सांस्कृतिक की, वो पीटर बोर्ड्यू से ही ली गई है, उसी की चर्चा ही हमने ऊपर की है। अब देखिए, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की जो की पद्धति ही साधारणतः सामाजिक विषमता कहलाती है।
कि किसी वही बात जो कार्ल मार्क्स वाली बात थी, हमने पहले भी पढ़ा है जाति के समाज का जो हमने वर्गीकरण किया था, तब भी हमने पढ़ा है, जाति के समय भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि उत्पादन की प्रणालियों पे कुछ लोगों का अधिकार होता है और कुछ लोग उससे वंचित होते हैं। वही बात है कि सामाजिक संसाधनों तक जो पहुंच है, कुछ लोगों की तो सामाजिक संसाधनों तक पहुंच होती है, मतलब समाज में उनके पास संपत्ति है, उनके पास अच्छी शिक्षा है, उनके पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, समाज में जो उत्पादन की प्रणालियाँ उन पर उनका अधिकार है, लेकिन कुछ लोग हैं वो उनसे वंचित होते हैं। यही क्या कहलाती है? यही सामाजिक विषमता कहलाती है। अगर सामाजिक समानता होती तो सबको समान अवसर प्राप्त होते, शिक्षा के, रोजगार के, स्वास्थ्य के, संपत्ति को प्राप्त करने के, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अधिकार या ये सुविधाएं कुछ लोगों तक ही पहुंच पाते हैं और अधिकांश लोग इनसे वंचित हो रहते हैं। इसी को हम साधारणतया सामाजिक विषमता कहते हैं। देखिए, सामाजिक विषमता व्यक्तियों के मध्य सहज या प्राकृतिक विभिन्नता की वजह से नहीं है, बल्कि यह उस समाज द्वारा ही उत्पन्न की जाती है जिसके हम सदस्य हैं। अब देखिए, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली कि जो सामाजिक विषमता है, समाज में जो असमानता है, ये व्यक्तिगत नहीं है, या किसी व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति परिश्रम नहीं कर रहा या कोई व्यक्ति इसके योग्य नहीं है, ऐसी वजह इसके पीछे नहीं है, या ये प्राकृतिक नहीं है। ईश्वर ने लोगों को असमान नहीं बनाया है, या ये प्रकृति ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया है कि कुछ को तो संपत्ति प्राप्त होगी, कुछ को संपत्ति प्राप्त नहीं होगी, या कुछ को तो समाज में अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, वो तो उसको प्राप्त करेंगे, लेकिन कुछ लोग उससे वंचित हो जाएंगे, या लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और कुछ को नहीं मिलेंगी। ऐसा प्रकृति में नहीं है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति सबको समान अवसर देती है। इस प्रकृति की सभी चीज़ें, चाहे वो हवा हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो ये आसमान हो, चाहे ये धरती हो, सब चीज़ें हैं वो प्रकृति ने सबको समान रूप से दी हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया हो, या प्रकृति ने ही इस सामाजिक विषमता को जन्म दिया हो, ऐसा नहीं है। ये जो विषमता है कि कुछ लोगों को तो अधिकार प्राप्त है, कुछ लोगों के पास संपत्ति प्राप्त है, कुछ लोगों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं, वो हमारे समाज द्वारा ही उत्पन्न की गई हैं। उसके पीछे कोई भी प्राकृतिक कारण नहीं है, कोई भी ईश्वरीय कारण नहीं है। ये प्रकृति ही है जिसने व्यक्ति को सबको समान बनाया है। लेकिन हमारे यहाँ समाज की व्यवस्था ऐसी है, हमारे इस समाज के अंदर हमने ऐसी परंपरागत रूप से ऐसा ढांचा तैयार कर लिया है, या हमने हमारे समाज को इस प्रकार से ढाल लिया है कि ये विषमता यहाँ प्रदर्शित होती है, यहाँ या लोगों के साथ यहाँ असमानता का व्यवहार किया जाता है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे उनके लिंग के आधार पे हो, चाहे उनके धर्म के आधार पे हो, या कह सकते हैं चाहे उनके वर्ग के आधार पे हो, चाहे उनके रंग के आधार पे हो। लेकिन समाज लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करता ही है, और यह है, इसीलिए इसको सामाजिक विषमता बोला जाता है, न कि प्राकृतिक विषमता। और रंग भेद का तो हम उदाहरण अभी वर्तमान में भी देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे आंदोलन चल रहे हैं श्वेतों के द्वारा, जिनमें उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया था। मतलब आज भी इस 21वीं सदी के अंदर भी हालात ही ऐसे हैं, और वो भी विकसित राष्ट्रों में ऐसे हालात हैं कि वहाँ प्रजाति के आधार पे लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, या या कह सकते हैं नस्ल के आधार पे, या कह सकते हैं रंग के आधार पे लोगों के साथ असमानता का या सामाजिक विषमता का व्यवहार किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये वर्तमान में भी 21वीं सदी है, जहाँ कह रहे हैं कि इंसान ने अंतरिक्ष को नाप दिया है, या इंसान अभी इतना विकास कर गया है कि वो मंगल तक पहुंच गया है, या इंसान इतना विकसित हो गया है। लेकिन फिर भी देखिए, अभी भी वर्तमान में समाज में विषमता किसी न किसी रूप में सामने प्रदर्शित हो ही रही है। भारत में वो जाति के आधार पर होती है, दुनिया के अन्य भागों में वो प्रजाति के आधार पर हो रही है, रंग के आधार पर हो रही है। उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण की, या सामाजिक स्टार्टिफिकेशन की। सामाजिक स्तरीकरण क्या है, या सोशल स्टार्टिफिकेशन? देखो, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। 11वीं में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, सामाजिक स्तरीकरण के बारे में पढ़ा। देखिए, जो स्तरीकरण शब्द है ना, ये भूगर्भ शास्त्र से आया है।
भूगर्भ शास्त्र मतलब हमारी जो धरती के बारे में है, इस भू के गर्भ में क्या क्या है, कैसी मिट्टी है, कौन से खनिज पदार्थ हैं, इन सब का जब अध्ययन जहाँ हम करते हैं वो होता है भूगर्भ शास्त्र। तो भूगर्भ शास्त्र में जो भूमि की जो मिट्टी की परतें हैं उनको हम अलग अलग स्तरों में बांटते हैं। आप जब मिट्टी को खोदेंगे, जब मिट्टी को निकालना प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ नीचे परतों के रूप में पाई जाती हैं। ये जो स्थिरीकरण शब्द है वो इन्हीं मिट्टी की परतों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन समाज में जनसंख्या को जब हम बांटते हैं उच्च से निम्न क्रम में, समाज में जब जनसंख्या को उच्च से निम्न क्रम में बांटा जाता है तो उसे हम सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। अब ये धर्म के आधार पर भी हो सकता है, ये जाति के आधार पर भी हो सकता है, ये शिक्षा के आधार पर भी हो सकता है, ये प्रजाति के आधार पर भी हो सकता है, ये वर्ग के आधार पर भी हो सकता है, ये पद के आधार पर भी हो सकता है, ये प्रतिष्ठा के आधार पर भी हो सकता है। सामाजिक स्थिरीकरण का आधार कुछ भी हो सकता है। मैं समाज को उच्च से निम्न वर्ग में बांटने का आधार कुछ भी हो सकता है। धर्म भी हो सकता है, जाति भी हो सकती है, शिक्षा भी हो सकती है, संपत्ति भी हो सकती है, आपकी प्रजाति भी हो सकती है, आपका पद भी हो सकता है। लेकिन मूलतः सामाजिक स्थिरीकरण क्या है? समाज को उच्च से निम्न वर्गों में बांटना या समाज को उच्च से निम्न स्तरों में बांटना ही क्या है? सामाजिक स्थिरीकरण है, सोशल स्ट्राटिफिकेशन। ये जो शब्द है सामाजिक स्थिरीकरण, ये अमेरिका में 1960 के दशक में सामने आया था। या 1960 के दशक में सामाजिक स्थिरीकरण के बारे में अमेरिका के अंदर मुख्यतः इस पर चर्चा की गई थी। समाज में व्याप्त उच्चता व निम्नता की स्थिति को ही सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। यह समाज के समूहों व सदस्यों के विभिन्न स्तरों में बंटने की प्रक्रिया है, जिसके बारे में आपको बता दिया कि इसके अंतर्गत समाज में लोगों को उच्च से निम्न क्रम में बांटा जाता है। उसका आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन समाज को उच्च से निम्न क्रम में बांटने की जो प्रक्रिया है उसको सामाजिक स्थिरीकरण कहा जाता है। वह व्यवस्था जो समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अभिक्रमित संरचना में उसे श्रेणीबद्ध करती है, उसे सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। देखिए, जैसे भारत है, भारत में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार है जाति। भारत में हमने समाज को बांटने का क्या आधार बना रखा है? जाति। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण जातियाँ, फिर क्षत्रिय जातियाँ, फिर वैश्य जातियाँ और शूद्र जातियाँ। जाति से पहले हमारा समाज है, उसमें सामाजिक स्थिरीकरण का आधार वर्ण था। 4 वर्ण थे जो कर्म के आधार पर चलते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर यही वर्ण है आगे जाके जाति में तब्दील हो गए और फिर इन वर्णों से अनेक प्रकार की जातियाँ निकल कर आने लग गई। और दुनिया में जहाँ जाति नहीं है वहाँ जो यूरोपीय देश हैं वहाँ या तो वर्ग के आधार पर समाज को बांटा जाता है या प्रजाति के आधार पर समाज को बांटा जाता है। जैसे प्रजाति के आधार पे आप कह सकते हो श्वेत और अश्वेत में बांट रखा है, या फिर वर्ग के आधार पर उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में समाज को बांट रखा है। लेकिन सामाजिक स्थिरीकरण है वो हर समाज में पाया ही जाएगा। अब उसका आधार कुछ भी हो सकता है। जैसे भारत में अभी वर्तमान में क्या है, जाति के आधार पर समाज को बांटा जाता है और दुनिया के अन्य देशों में वर्ग के आधार पर समाज को बांटा जाता है। देखिए, एक समाजशास्त्री हैं पार्सन्स, उन्होंने कहा है किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों के ऊंचे से नीचे क्रम विन्यास में विभाजन ही स्थिरीकरण है। किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों के ऊंचे से नीचे क्रम विन्यास में विभाजन को ही हम क्या कहते हैं? स्थिरीकरण कहते हैं। वही बात जो हमने ऊपर पढ़ी है। अब देखिए, सामाजिक स्थिरीकरण का आधार। अब सामाजिक स्थिरीकरण का आधार मैंने जैसे बताया आपको कि सामाजिक स्थिरीकरण का आधार लिंग भी हो सकता है, आयु हो सकती है, प्रजाति हो सकती है, व्यक्ति का जन्म हो सकता है, जन्म का मतलब जाति हो गई, उसकी शारीरिक लक्षण हो सकते हैं, उसकी बौद्धिक कुशलता हो सकती है, साथ ही साथ संपत्ति हो सकती है, उसका व्यवसाय हो सकता है, उसका धार्मिक ज्ञान हो सकता है, उसकी राजनीतिक शक्ति हो सकती है। लिंग के आधार पर समाज को हम महिला और पुरुष में बांट सकते हैं। आयु के आधार पर समाज में स्थिरीकरण बच्चे, बालक, युवक, प्रौढ़ या फिर वृद्ध के रूप में समाज को बांट सकते हैं। प्रजाति के आधार पर मैंने आपको बता दिया कि व्यक्ति के रंग रूप के आधार पे श्वेत और अश्वेत में बांट सकते हैं। जन्म के आधार पे जो जाति हो गया, शारीरिक आधार पे बौद्धिक कुशलता कि अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका उच्च वर्ग हो, जो वैज्ञानिक लोग हैं या जो अधिक बौद्धिक कुशलता वाले लोग हैं वो उनको उच्च वर्ग में शामिल करें, उससे कम वाले को निम्न वर्ग में शामिल करें।
संपत्ति के आधार पे जिनके पास अधिक संपत्ति है वो वाले लोग, जिनके पास कम संपत्ति है ऐसे लोगों में समाज को बांट दें। व्यवसाय के आधार पे कि जिस प्रकार का व्यवसाय कर रहा है उसके आधार पे ही हम समाज को बांट सकते हैं। या फिर धार्मिक ज्ञान के आधार पे कि जो लोग अच्छा धार्मिक ज्ञान रखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, वो उनको समाज में उच्च पद या प्रतिष्ठा प्राप्त हो, और जो सामान्य लोग हैं उनको कम पद या प्रतिष्ठा प्राप्त हो। राजनीतिक शक्ति के आधार पे कि जिनके पास राजनीतिक शक्ति है उनको उच्च वर्ग में या उच्च स्थान दिया जाए समाज में, या फिर जिनके पास राजनीतिक सत्ता नहीं है। देखिए वर्तमान में आप मान सकते हैं भारत में या पूरी दुनिया में ही राजनीतिक शक्ति के आधार पे है ही जो इलियट ग्रुप है या जिनकी राजनीतिक सत्ता है, प्रधानमंत्री है, मंत्री हैं, सांसद हैं या विधायक हैं या जो राष्ट्रपति है, वो सदैव ही उच्च माने जाते हैं बजाय एक आम आदमी के। तो सामाजिक स्त्रीकरण के ये आधार हो सकते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख स्वरूप। मुख्यतः हम सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख स्वरूप के बारे में चर्चा करें तो परंपरागत जो समाज या पुराने समाज की बात करें तो वहाँ दास प्रथा पाई जाती थी। वो क्या थी? वो भी सामाजिक स्त्रीकरण का ही एक रूप था, जहाँ दासों के जीवन के ऊपर मालिकों का अधिकार होता था और दासों को खरीदने और बेचने का काम भी किया जाता था। फिर उसके बाद में समय में बदलाव आया और जागीर प्रथा आ गई। जो जागीरदारी थी, जो सामंत थे, जो उत्पादन की प्रणालियों पे या कह सकते हैं जमीनों पे, भूमि पे, खेतों पे अधिकार रखते थे, और दूसरे जो लोग थे वो उनके यहाँ काम करते थे, किसान के रूप में या फिर नौकर के रूप में। फिर समाज का और विकास हुआ और जाति व्यवस्था आ गई। जाति के द्वारा समाज को बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। फिर अभी धीरे धीरे जाति से सामाजिक स्त्रीकरण का आधार वर्ग होता जा रहा है। अब संपत्ति के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे लोगों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है, जिसके अंदर उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। और आजकल तो वर्ग में भी उपवर्ग बन गए हैं कि उच्च मध्यम, मध्यम मध्यम, निम्न मध्यम, ऐसे वर्ग भी बनने लग गए हैं। तो ये हैं सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख स्वरूप। चलिए हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं सामाजिक स्त्रीकरण की प्रमुख विशेषताएं। कि सामाजिक स्त्रीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहली बात तो ये कि जब इसके पीछे शब्द लगा हुआ है, स्त्रीकरण के पीछे शब्द लग गया सामाजिक, तो पहली विशेषता तो यही हो गई कि सामाजिक स्त्रीकरण की प्रकृति सामाजिक है। कहने का मतलब ये संपूर्ण समाज से संबंधित एक अवधारणा है, ये संपूर्ण समाज में व्याप्त है, ये एक सामाजिक व्यवस्था है। इसका संबंध किसी व्यक्ति से नहीं है, इसका संबंध पूरे समाज से है, इसलिए इसको हम सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। दूसरी बात, सामाजिक स्त्रीकरण पुरातन है, यह अति प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। पहली विशेषता ये हो गई कि ये किसी एक व्यक्ति से संबंधित अवधारणा नहीं है, ये संपूर्ण समाज में से संबंधित अवधारणा है। हर समाज में, चाहे वो किसी प्रकार का समाज हो, चाहे वो आदिम समाज हो, चाहे वो आधुनिक समाज हो, चाहे वो सरल समाज हो, चाहे वो जटिल समाज हो, चाहे वो औद्योगिक समाज हो, हर समाज में सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था पाई ही जाएगी। दूसरी बात, सामाजिक स्त्रीकरण क्या है? प्राचीन व्यवस्था है। सामाजिक स्त्रीकरण पुरातन है, ये सदा से ही, वर्षों से चला हुआ आ रहा है। मैंने पहले बता दी, आपको बताया मैंने कि दास प्रथा पाई जाती थी, फिर जागीर प्रथा आ गई, फिर जाति आ गई, अभी आजकल धीरे धीरे वर्ग बनता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि ये कोई 10, 20, 150 साल पुरानी परंपरा नहीं है, ये अति प्राचीन व्यवस्था है। जब से समाज है तब से समाज में समाज के लोगों को किसी न किसी आधार पर बांटा ही जाता रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि हर समाज में, चाहे वो समाज कैसा भी हो, वहाँ सामाजिक स्त्रीकरण पाया ही जाएगा। फिर ये प्रत्येक समाज में पाया जाता है, चाहे वो कैसा भी समाज हो। मैंने बता दिया आपको, चाहे आधुनिक हो, चाहे जटिल हो, चाहे सरल हो, चाहे सभ्य हो, चाहे वो प्राचीन हो, चाहे आदिम समाज हो, लेकिन समाज में समाज को बांटने का कोई ना कोई तरीका होगा ही। समाज में अलग अलग स्तरों में लोगों को बांटा ही जाएगा। फिर क्या है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे जाति व्यवस्था है, ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। वैसे ही सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि एक पीढ़ी है वो उच्च में आ गई, फिर दूसरी पीढ़ी है वो निम्न में आ गई। ऐसा वर्ग के साथ तो हो सकता है, लेकिन जैसे जाति है उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो सामाजिक स्त्रीकरण है वो परंपरागत रूप से चलने वाली, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली व्यवस्था है। फिर सामाजिक स्त्रीकरण है, इसे समाज में क्या है, न्याय संगत माना जाता है। देखिए वैसे तो क्या है
अगर प्रकृति के द्वारा हम माने तो प्राकृतिक रूप से तो प्रकृति ने या ईश्वर ने कोई भी भेदभाव नहीं किया है। सभी लोगों को समान बनाया है, सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किए हैं प्रकृति ने। लेकिन समाज में जब ये सामाजिक भेद हम बना रहे हैं, समाज की व्यवस्था के अंदर हम समाज को अलग अलग भागों में जो बांट रहे हैं, अलग अलग स्तरों में बांट रहे हैं, समाज इसको न्याय संगत भी मानता है और अपरिहार्य भी मानता है। और समाज मानता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि समाज को बिना बांटे हम रह सके, इसलिए ये अपरिहार्य है। या फिर समाज कहता है कि ये न्याय संगत है, ये सही है कि समाज को हम उच्च से निम्न वर्ग में बांटें ताकि समाज की व्यवस्था सही रूप से चलती रहे या सामाजिक व्यवस्था सही प्रकार से चलती रहे। इसलिए आवश्यक है कि समाज को उच्च से निम्न क्रम में बांटा जाए। इसलिए ये लोगों को न्याय संगत भी लगता है और ये अपरिहार्य भी लगता है। जैसे जाति व्यवस्था है, जैसे पहले वर्ण व्यवस्था थी, ये समाज को बांटने का एक रूप था, सामाजिक स्थिरीकरण का एक रूप था। देखिए, लोग अपने लिंग, धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति, विकलांगता के कारण भी भेदभाव व बहिष्कार का सामना करते हैं। सदैव यह आर्थिक संसाधनों के विभेद के कारण ही भेदभाव या बहिष्कार उत्पन्न नहीं होते। कहने का मतलब क्या कि केवल आपके पास पैसा है या आपके पास पैसा नहीं है, केवल इसी आधार पे समाज में भेदभाव नहीं होता है या इसी आधार पे समाज में लोगों का बहिष्कार नहीं किया जाता है। इसके पीछे आपका लिंग भी हो सकता है, आप पुरुष हैं या महिला हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ महिलाओं को आज भी अनेक समस्याओं से का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के साथ आज भी दोहरा व्यवहार किया जाता है, चाहे वो उच्च कुल की महिला हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ भी वही मापदंड है, उसके साथ भी घरेलू हिंसा की जाती है। ठीक है, उसको अवसर अधिक प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ दोहरा व्यवहार तो किया ही जाता है। या धर्म के आधार पे कि कुछ एक धर्म के व्यक्ति के द्वारा दूसरे धर्म को निम्न मानना, या धार्मिक आधार पे लोगों से भेदभाव करना, प्रजाति के आधार पे भेदभाव करना। अब देखिए, जब धर्म के आधार पे किया जा रहा है, लिंग के आधार पे किया जा रहा है, तो उसमें कहीं भी आर्थिक व्यवस्था नहीं है। अगर उच्च कुल की महिला है या पैसे वाली महिला है या पैसे वाले परिवार की महिला है, उसके साथ भी घरेलू हिंसा की जा रही है, और जो निम्न परिवार की महिला है उसके साथ भी घरेलू हिंसा की जा रही है। तो कहने का मतलब क्या कि केवल आर्थिक संसाधनों के आधार पे ही लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। ये लिंग के आधार पे हो सकता है, इसके अन्य कारक भी हो सकते हैं, धर्म के आधार पे हो सकता है, प्रजाति के आधार पे हो सकता है। जैसे देखिए, श्वेत और अश्वेत का अमेरिका में चल रहा है। अब चाहे वो अश्वेत है, उसके पास खूब पैसा है, लेकिन फिर भी उसकी प्रजाति के आधार पे उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब यहाँ ये नहीं देखा जा रहा कि वो पैसे वाला है या नहीं है, यहाँ उसका रंग देखा जा रहा है। या जाति के आधार पे कि निम्न जाति का व्यक्ति चाहे कितना ही पैसे वाला है, लेकिन फिर भी उसके साथ क्या किया जा रहा है, दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, उसके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है जातिगत आधार पे। आपने बहुत बार देखा होगा। देखिए, वर्तमान में तो ये चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में आप देख सकते हैं कि चाहे निम्न जाति का व्यक्ति IAS भी बन जाए, चाहे निम्न जाति का व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़ा व्यापारी है, फिर भी लोग उसके साथ आज भी दोहरा व्यवहार करते हैं, उसके साथ आज भी भेदभाव बरता जाता है। आज भी धार्मिक संस्कार और कर्मकांड करते समय उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार या एक भेदभाव बढ़ता ही जाता है। कहने का मतलब क्या कि केवल आर्थिक आधार ही नहीं है समाज में भेदभाव उत्पन्न करने वाला, उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो समाज में भेदभाव उत्पन्न करते हैं। विकलांगता है, असक्षमता है, ये भी क्या है, लोगों के साथ भेदभाव बरतने वाला एक कारक है कि लोग हैं वो विकलांग व्यक्ति के साथ अलग तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं, अलग तरीके का व्यवहार करते हैं, अलग तरीके का आचरण करते हैं, उसको बेसहारा, उसको दया पात्र ऐसे तरीके से उसको ट्रीट करते हैं, या उसकी विकलांगता को उसके लिए अभिशाप मानते हैं, उसके कर्मों का फल मानते हैं। तो इस प्रकार से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं पूर्वाग्रह, पूर्व आग्रह या पूर्वाग्रह। देखिए, अनेकों बार ऐसा होता है, भाई हम विद्यार्थी हैं तो हम विद्यार्थियों का उदाहरण ले लेते हैं, हमारे कक्षा का या क्लास का उदाहरण ले लेते हैं। आप देखते हैं अनेकों बार कि जब आपके यहाँ कोई नया टीचर आता है तो कक्षा के विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले से ही उस टीचर के संबंध में ना कोई धारणा बना लेते हैं कि नहीं ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएगा। या फिर जब आपके विद्यालय में कोई ट्रांसफर होकर जाता है या नया शिक्षक आता है तो आप क्या सोचते हैं कि पहले वाला टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाता था, अब पता नहीं नए वाला कैसा पढ़ाएगा। या फिर पहले ही आप क्या एक विचार कर लेते हैं कि, या पहले ही आप एक निर्णय कर लेते हैं कि ये तो अच्छा नहीं पढ़ाता।
आपने अभी तक उसके बारे में जाना नहीं है, आपने अभी तक उसको पढ़ाते हुए देखा नहीं है, आपने उसको परखा नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं कि वो सुनी सुनाई बातों के आधार पे या फिर अपने मन में ही ऐसी कोई अवधारणा बना लेते हैं कि ये तो अच्छा नहीं पढ़ा था, ये तो सही नहीं है। या फिर कई बार हम क्या करते हैं, कुछ विशेष धर्म के लोगों के साथ ऐसा विचार कर लेते हैं कि ये धर्म के लोग हैं, ये अच्छे नहीं हैं, इनके या सभी, जैसे क्या होता है कई बार कि किसी एक व्यक्ति, जैसे कोई एक व्यक्ति ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, या किसी एक व्यक्ति के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है वो अच्छा नहीं रहा, हमारा आचरण या हमारा व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं रहा, हमारा जो संबंध उससे अच्छे नहीं बन पाए, लेकिन हम उसके आधार पर क्या करते हैं, पूरे एक वर्ग के लिए, पूरे समुदाय के लिए क्या कर देते हैं, पूरे एक धर्म के लिए क्या कर देते हैं, एक धारणा बना लेते हैं, एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं, एक पूर्व धारणा बना लेते हैं, एक निर्णय कर लेते हैं कि सारे लोग ऐसे ही होंगे, यानी इस धर्म के सारे लोग ऐसे ही होंगे, या इस जाति के सारे लोग ऐसे ही होंगे, ये सारे लोग ऐसे ही होंगे। ये क्या है? यही क्या है? पूर्वाग्रह है। यही क्या है? पूर्व निर्णय है। यही क्या है? पूर्वकल्पित विचार है। एक समूह के सदस्यों के द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्वकल्पित विचार या व्यवहार पूर्वाग्रह या पूर्व निर्णय कहलाते हैं। वह धारणा जो बिना विषय को जाने या तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है, जो केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित होती है, लोग इसमें संशोधन करने या नई जानकारी प्राप्त होने पर भी परिवर्तन करने से इनकार कर देते हैं। इसे ही पूर्वाग्रह या पूर्व धारणा कही जाती है, कहा जाता है। ठीक है। अब ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। सकारात्मक किस रूप में कि मेरा समूह, मेरा धर्म, मेरी जाति, ये क्या है? उच्च है। ये भी क्या हो सकता है? पूर्वाग्रह हो सकता है कि मैं तो, हमारा समूह तो बहुत सही है, या हमारी जाति तो बहुत सही है, हमारा धर्म तो बहुत सही है, चाहे उसकी कुछ कमियां ही हैं, उनको भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनकी कमियों पे भी ध्यान नहीं देते। हम ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं कि हम हैं तो बस सब कुछ सही सही कर रहे हैं, या हमारा समाज को निर्णय ले रहा है तो वो सही ले रहा है, हमारा धर्म के आधार पर कोई निर्णय ले रहा है तो वो सही ले रहे हैं, या हमारा वर्ग है तो वो सब कुछ सही कर रहा है। और ये नकारात्मक ही हो सकता है कि हम दूसरे समूह, जाति या धर्म को हीन मान लेते हैं, उसको हम गलत मान लेते हैं। हम किसी एक व्यक्ति ने कोई कार्य किया, उस कार्य के आधार पर हम पूरे समाज को उसका लिए उत्तरदायी मान लेते हैं। ऐसा हमारे समाज में बहुत बार देखा जा रहा है। अभी भी वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां बहुत बार उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें क्या करते हैं, हम किसी एक धर्म विशेष के व्यक्ति के द्वारा कुछ कर्म या कुछ गलत कार्य करने पे क्या करते हैं, पूरे समाज को या पूरे समुदाय को उसका, या पूरे धर्म को उसके लिए जिम्मेदार मान लेते हैं। यही क्या है? यही पूर्वाग्रह है। ये नकारात्मक प्रकार का पूर्वाग्रह है। और अपने आप को श्रेष्ठ मान लेना, ये क्या है? एक तरीके से सकारात्मक पूर्वाग्रह इसको कहा जा सकता है। देखिए, इसके अंतर्गत पूरे समुदाय या समूह को एकल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। व्यक्तिगत परिस्थिति जन्य व समयानुसार भिन्नता को भी नकार दिया जाता है। वो बात मैंने कही कि इसमें पूरे धर्म को, पूरी जाति को, या पूरे वर्ग को कह सकते हैं, पूरे समुदाय को एक व्यक्ति के रूप में ही देखने लग जाते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, इसका मतलब ये पूरे समाज इसका ऐसा ही है, इस व्यक्ति ने ऐसा किया, इसका मतलब पूरा धर्म इसका ऐसा ही है, इसका पूरा समुदाय ही ऐसा है। और उसके पीछे व्यक्तिगत परिस्थितियां क्या थी, इस व्यक्ति ने ये काम क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, कैसा समय रहा होगा, या फिर कैसा स्थितियां इसकी रही हैं, या इसका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है, या फिर ये व्यक्तिगत रूप से इसके साथ क्या समस्याएं थी, इनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। और पूरे समुदाय को, पूरे धर्म को, पूरी जाति को, पूरे वर्ग को उसके लिए उत्तरदायी मान लिया जाता है। यही क्या है? पूर्वाग्रह का एक तरीके से रूप कह सकते हैं। पूर्वाग्रह है वो अपरिवर्तनशील, कठोर व रूढ़िवादी धारणाओं पर आधारित होता है। जब हम, हमारे सामने अनेक उदाहरण भी ऐसे देख लेते हैं कि एक व्यक्ति है वो किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन पूरा समाज या उस समुदाय या उस धर्म के सभी लोग एक जैसे नहीं होते। तो कहने का मतलब क्या है कि वो व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, व्यक्ति का एक व्यवहार हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पूरे समाज पे या पूरे धर्म पे लागू कर देते हैं, और फिर हम उसमें परिवर्तन भी नहीं करते हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो अच्छे हैं, जो हमें ऐसे लोग भी मिल जाएंगे तो उस जाति में उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, उस धर्म के लोगों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, अपने पूर्वाग्रह में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहेंगे।
हम रूढ़िवादी रहेंगे और कठोर रहेंगे। हम मानेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है कि ये सारे लोग, यह पूरा समुदाय एक जैसा ही है। अब देखिए रूढ़िवाद क्या है। हमने एक शब्द आया था ना, रूढ़िवादी धारणाएं। तो रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था तथा पूर्व के अनुभव के आधार पर करती है। रूढ़िवाद में कोई तार्किकता नहीं होती है, कोई वैज्ञानिकता नहीं होती है, कोई मान्यता नहीं होती है। ये केवल परंपरागत मान्यताओं पर आधारित होता है, ये केवल आस्था पर आधारित है, ये केवल पूर्व के जो अनुभव रहे हैं। किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया तो अब पूरे समाज को हम उसके लिए उत्तरदायी ठहरा दें, पूरे धर्म को उसके लिए उत्तरदायी ठहरा दें, ये ठीक नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे उस पुराने अनुभव के साथ ही जीते रहते हैं, हमारे जो पूर्व की जो धारणा है उसी के साथ जीते रहते हैं, हम उसमें कोई परिवर्तन करना पसंद नहीं करते हैं। यह सामाजिक, राजनीतिक व नैतिक मान्यताओं का समुच्चय है जो चिरकाल से प्रचलित मान्यताओं व व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। ये विचारधारा नवीन विचारधारा व अनुभवों के स्थान पे पुराने विचारों व संस्थाओं को कायम करने का समर्थन करती है। जैसे महिलाओं के लिए पर्दा है या बुर्का है। मतलब इसमें रूढ़िवादिता में क्या है कि समाज में परिवर्तन करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। हम हमारे जो पुराने अनुभव हैं उन्हीं के आधार पे वर्तमान व्यवस्थाओं को चलाना पसंद करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है वही सही है और हम उसको ही मान्यता प्रदान करते रहते हैं, उसी को हम चलाते रहते हैं। जैसे हमारी प्रथा प्रथा थी या सती प्रथा थी, सती प्रथा में हमने परिवर्तन कर लिया, लेकिन प्रथा प्रथा आज भी चल के आ रही है। या मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो आज भी बुर्का करती हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी इसको वर्तमान में रूढ़िवादी विचारधाराओं में शामिल किया जाता है। प्रथा प्रथा है या फिर कह सकते हैं बाल विवाह है, ये सब हमारे यहाँ अब रूढ़िवादी विचारधाराएं मानी जाती हैं। अब इनमें परिवर्तन होना भी चाहिए। देखिए डेविड होम और एडमंड बर्ग वो रूढ़िवाद के प्रमुख जनक माने जाते हैं। मतलब रूढ़िवाद क्या है इसके बारे में सबसे पहले हामू और बर्ग ने बताया था। और वर्तमान जो समकालीन विचारक हैं उनमें माइकल ओक्सहार्ट को इसका प्रमुख सिद्धांतकार माना जाता है, जिन्होंने रूढ़िवाद के बारे में सबसे पहले बताया था। आधुनिक समय में ओक्सहार्ट को इसका प्रमुख सिद्धांतकार माना जाता है। देखिए भेदभाव है वो दूसरे समूह या व्यक्ति के साथ किया गया व्यवहार है जिसमें एक समूह के सदस्य उन अवसरों के लिए अयोग्य करार दे दिए जाते हैं जो दूसरे के लिए खुले होते हैं। उदाहरण, व्यक्ति को उसके धर्म या जाति के आधार पर नौकरी देने से मना करना। भेदभाव क्या है? भेदभाव है एक समूह या व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार जिसमें उसे किसी भी अवसर के लिए अयोग्य करार दे दिया जाता है। किस आधार पे? अब उसका आधार धर्म भी हो सकता है, उसका आधार जाति भी हो सकती है, उसका आधार वर्ग भी हो सकता है, उसका आधार लिंग भी हो सकता है कि भाई आप स्त्री हो इसलिए ये काम नहीं कर सकते, आप इस जाति के हो इसलिए आपको नौकरी नहीं मिल सकती, आप इस धर्म के हो इसलिए आपको नौकरी नहीं मिल सकती। ये भेदभाव है कि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना कि उसे तो वो अवसर प्राप्त नहीं हो लेकिन दूसरे लोगों के लिए वो अवसर खुले हुए हों। कि साहब आप इस फलाना जाति से संबंधित हैं, आप फलाना धर्म से संबंधित हैं, आप इस लिंग से संबंधित हैं, इसलिए आपको ये अवसर प्राप्त नहीं होंगे। जैसे हमारे यहाँ जो ट्रांसजेंडर है, जो तीसरा जेंडर है, हमारे यहाँ जो आजकल तीसरा जेंडर है, उसको पहले क्या देखा जाता था? हीन दृष्टि से देखा जाता था। उसको सरकारी नौकरियों में या उसको सार्वजनिक स्थानों पे बड़े ही अलग तरीके से देखा जाता था। उनको अवसर प्राप्त ही नहीं होते थे, उनके साथ भेदभाव बरता जाता था। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई है। लोग अब इस तीसरे लिंग के प्रति भी क्या है, अभी थोड़े संवेदनशील हो गए हैं, थोड़ा इसके प्रति भी जागरूक हो गए हैं। अब उनको नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाने लग गया है। चलिए अब बात करते हैं सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार की। चलिए बात करते हैं सामाजिक अपवर्जन व बहिष्कार। क्या है सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार? वह तौर तरीके जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है, उसे अलग रखा जाता है, उसे पृथक रखा जाता है। यह क्या कहलाता है? यह है सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार कहलाता है। जाति से बाहर कर देना, समाज से बाहर कर देना या उसका सामाजिक बहिष्कार कर देना,
लोगों को एक दूसरे से घुलने मिलने से रोकना कि साहब कई बार अभी तो वर्तमान समाज में कि समाज बड़ा आधुनिक हो गया है, नगरीकरण की व्यवस्थाएं हो गई हैं, शिक्षा का बड़ा प्रचार प्रसार हो गया है, इसलिए ये कम देखने को मिलता है। लेकिन ग्रामीण समाजों में पहले बड़ी ये विकट समस्या थी कि जाति से बाहर कर देना, समाज से बाहर कर देना। अगर आपने अंतर्जातीय विवाह किया, अगर आपने अपनी जाति के अंदर विवाह कर लिया तो आपको सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने समाज के विरुद्ध कोई काम कर दिया तो आपको सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने काज नहीं किया, आपने मृत्यु भोज नहीं किया तो आपको सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत आपको समाज के अन्य लोगों से मिलने से या उनके साथ घुलने मिलने से रोका जाएगा। कोई व्यक्ति जैसे अगर आपको समाज से बाहर कर दिया गया, आपको सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है, तो कोई व्यक्ति आपसे बातचीत नहीं करेगा, आपके साथ बैठ के पानी नहीं पिएगा, आपके साथ बैठ के बातचीत नहीं करेगा, आपके साथ सामाजिक इंटरेक्शन या सामाजिक व्यवहार नहीं करेगा, कोई दुकानदार आपको चीज़ नहीं देगा। ऐसी समस्याएं ग्रामीण समाज में देखने को मिलती थी। इसके अंतर्गत व्यक्ति या समूह को जीवन की मूलभूत सुविधाएं तथा जीवन के विकास के अवसरों व सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। जो बात मैंने आपको बताई कि ग्रामीण समाज में ऐसा बहुत देखा जाता था कि उसका खान पान या कह सकते हैं कि हुक्का पानी बंद कर देते थे, उसको गांव से बाहर जाना पड़ता था, उसको अपना घर छोड़ना पड़ता था, उसको अपनी सारी ज़मीन छोड़नी पड़ती थी, उसको अपने खेत छोड़ने पड़ते थे, उसको कोई भी शिक्षा नहीं, स्कूल में एडमिशन नहीं देता था, उसको कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। उसके साथ क्या किया जाता था? उसके साथ भेदभाव बढ़ता जाता था, उसको एक तरीके से समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। देखिए वर्तमान में क्या है, एक तरीके से सामाजिक बहिष्कार का रूप अगर हम देखें तो कोरोना है कि कोरोना को कोई मरीज है उसका हम क्या कर देते हैं, एक तरीके से सामाजिक बहिष्कार ही कर देते हैं, जो कि गलत है। समाज से उसका बहिष्कार नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी का समस्या है लेकिन उसको बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। तो सामाजिक बहिष्कार क्या है? इसके द्वारा ये एक ऐसी प्रक्रिया है, तौर तरीका, ऐसा व्यवहार है जिसमें एक समूह या किसी व्यक्ति को समाज में घुलने मिलने से रोका जाता है, उसको अलग थलग कर दिया जाता है, उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो छीन ली जाती हैं, उसके जो जीवन के जो अवसर हैं, जीवन को अच्छे बनाने के जो अवसर हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के, वो अवसर उसे छीन लिए जाते हैं, उनसे उनको वंचित कर दिया जाता है। ये सामाजिक संरचनात्मक विशेषताओं का परिणाम है। ये समाज की जो हमारी संरचना है उसका एक परिणाम है। ये अनैच्छिक होता है, ये व्यक्ति की इच्छा पे नहीं है कि भाई मेरा सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए या नहीं किया जाए, या किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है। यहाँ वो मना कर दे कि नहीं, मैं तो सामाजिक बहिष्कार नहीं चाहता या मेरा सामाजिक बहिष्कार नहीं होना चाहिए। ये क्या है? सामूहिक है, सामाजिक क्रिया है। एक तरीके से ये जबरदस्ती व्यक्ति पे आरोपित की जाती है कि आपको समाज से बहिष्कार कर दिया गया है। अब आपकी इच्छा हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, आपको समाज से बाहर कर दिया गया है, आपका बहिष्कार कर दिया गया है, तो आपको फिर सभी सुविधाओं से महरूम कर दिया जाएगा। अब देखो, एक लंबे समय तक जब किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव बढ़ता जाता है या किसी लंबे समय तक किसी व्यक्ति को सामाजिक अपवर्जन का शिकार बनाया जाता है, उसका लंबे समय तक सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, तो उसके अंतर्मन में या उसके अनुभव में ऐसी चीज़ें शामिल हो जाती हैं कि वो स्वयं ही अपने आप को, या उसकी जो नई पीढ़ियां हैं या जो समाज है, वो स्वयं ही अपने आप को, या वो व्यक्ति है वो स्वयं ही अपने आप को क्या कर लेता है, एक तरीके से समाज से बहिष्कृत कर लेता है। वो स्वयं ही फिर समाज में शामिल होना पसंद नहीं करता है। और कारण ये होता है कि वो अपने आप को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना ही बंद कर देता है। वो उसके दिमाग में धारणा बन जाती है कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं इससे अलग हूँ। उसके दिमाग में ये धारणा या फिर ये अनुभव क्रिएट हो जाता है। उसका जो अनुभव है, उसके साथ जो भेदभाव बढ़ता गया है, उसके साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया गया है, ये उसका लंबा अनुभव हो जाता है। जब लंबे समय तक किसी व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाता है, किसी समाज के साथ ऐसा किया जाता है, किसी जाति के साथ ऐसा किया जाता है, किसी वर्ग के साथ ऐसा किया जाता है, किसी समुदाय के साथ ऐसा किया जाता है, तो क्या होता है, उसके मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है, उसके मन में एक तरीके से प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, और वो स्वयं को मुख्य धारा में शामिल होने से अपने आप को रोक लेता है और वो उसके प्रयास भी बंद कर देता है।
जैसे लंबे समय तक जब दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से वंचित किया गया, जब उनका बहिष्कार किया गया, जब उनको कहा गया कि आप ईश्वर आपके लिए नहीं है, आप मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो एक लंबे समय के इस अपमानजनक व्यवहार की वजह से क्या हुआ, दलितों में क्या हो गया, इसके प्रति एक तरीके से घृणा उत्पन्न हो गई, एक तरीके से प्रतिशोध उत्पन्न हो गया, और जिसका परिणाम क्या रहा है, जिसका परिणाम धर्मांतरण रहा है। हमने देखा है कि दक्षिण भारत में जो निम्न जातियों या दलित वर्ग के लोग हैं, उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, या पूर्वोत्तर भारत में हम देखते आ रहे हैं। उसका प्रमुख कारण यही है, या कैसे धर्मांतरण का, या बौद्ध धर्म अपना लिया दलितों ने। उसका रीजन यही था कि लंबे समय तक उनके साथ क्या किया गया, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार किया गया उनके अनुभव ऐसे हो गए, उनके मन में एक प्रतिशोध की भावना, एक घृणा की भावना उत्पन्न